गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है। देखिए, इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट में जब बात कर रहे थे प्रोग्राम्स के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में भी काम कराता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की थी, जहां मल्टीपल प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में रिसाइड रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर बीच में किसी इनपुट आउटपुट के लिए या किसी रीजन से अगर वो प्रोसेस बीच में रुकती है, तो बजाय सीपीयू आइडल रहने के दूसरे प्रोग्राम पे या दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा था। अब हम बात करें इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, जब हमारे पास में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, तो उनको मैनेज कैसे करते हैं। तो जब मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे पास में है, प्रोग्राम्स हमारे पास में, तो उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क करेगा, ये हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। तो पहली बात आती है कि प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आप जो भी कोड लिखते हैं, एज ए प्रोग्रामर आप काम करते हैं, तो कंप्यूटर पे कुछ भी इंस्ट्रक्शन, कुछ भी काम कराने के लिए जो भी आप काम कराते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कोड आप लिखते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, वो कहलाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसे कहते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो आपने जो कोड लिख दिया उसको आपने प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम क्या एक तरह की पैसिव एंटिटी हो गई, जो आपने नोट डाउन किया, लिखा या आपने टाइप किया और जो स्टोर हो गया। अब उसके बाद में जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। तो in general, a process is a program in execution. At the time of execution, हम program को क्या कह रहे हैं? Process. The execution of process in progress is sequential fashion. प्रोग्रेस कैसे होती है प्रोसेस की? एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का। दैट मीन्स क्या होता है कि किसी भी टाइम पर इंस्ट्रक्शन एज इसके बिहाफ पर प्रोसेस में कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो ही रहा होता है, क्योंकि सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें एग्जीक्यूशन में चल ही रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पैसिवली कुछ बना हुआ है और आपके पास स्टोर्ड है, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो ही रहा होगा उसमें। तो जब रनिंग पार्ट होता है, तो रनिंग पार्ट को हम कहते हैं, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रोसेस। To execute an application program, the operating system has to arrange many system programs like computer, compiler, linker, etc. The execution of all these system program are called process. देखिए, जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आप किस पे काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ये अपन फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जैसे वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, ये सब जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए जो तैयार होते हैं, वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे जब हम वर्क करते हैं, या कोई भी, जैसे आपने सी का प्रोग्राम बनाया, सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम बनाया, तो उसमें क्या होता है सिस्टम के अंदर, जब आप प्रोग्राम को तैयार करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को। लिंकर जो होता है, जो फाइल्स आपने उसमें लिखी, हेडर फाइल्स लिखी, फाइल्स और लिखी, लाइब्रेरी फाइल्स लिखी, उन फाइल्स को लिंक करने का काम करता है। तो उस समय उसमें वो बहुत सारी फाइल्स उसमें एड ऑन हो रही हैं, तो वो सब कुछ मिलाकर वो क्या बन रही है? कंप्लीट एक प्रोसेस बन रही है। जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, यानी जो जो फाइल्स आपने उसके साथ में इंक्लूड की थी, जो आपने कोडिंग में लिखा था कि फाइल प्रोग्राम के साथ में क्या क्या इंक्लूड होना है, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, और रन होने के टाइम पे वो सारी चीजें उसमें रन हो रही होती हैं। तो प्रोग्राम इसमें क्या हो गया? प्रोसेस क्या हो गया? हेंस द प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। जो मैंने आपको भी कहा था, प्रोसेस क्या है? एक तरह की एक्टिव एंटिटी है, विद अ प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट एंड अ सेट ऑफ एसोसिएटेड रिसोर्सेज।
तो प्रोग्राम प्रोसेस क्या हो गई, एक ऐसी एक्टिव एंटिटी हो गई जो क्या है, जिसके अंदर क्या है, एक प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर क्या एक तरह का वेरिएबल है या पॉइंटर है जो क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इसमें पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको बताएगा और उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है उसको पॉइंट आउट करेगा। साथ ही उसके साथ में कौन से रिसोर्सेज एसोसिएटेड है उनको भी इन्फॉर्म करेगा। व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बूटेड, सेवरल प्रोसेसेस आर क्रिएटेड। दीज प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं तो बहुत सारी प्रोसेस जो है वो क्रिएट होती हैं, और उन प्रोसेसेस को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द फोरग्राउंड प्रोसेसेस एंड सेकंड इज द बैकग्राउंड प्रोसेसेस। अब सबसे पहले लेते हैं फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होती है। फोरग्राउंड प्रोसेस वो होती हैं जिनमें कि यूजर के साथ में इंटरेक्शन अलाउड होता है, यूजर जिनमें इंटरेक्ट करता है और यूजर के अकॉर्डिंग वो वर्क करती हैं। तो फोरग्राउंड प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस विच इंटरेक्ट विद यूजर एंड प्रोग्राम वर्क फॉर देम, प्रोग्राम उनके लिए काम करती हैं। तो जनरली जिन प्रोसेसेस पे यूजर इंटरेक्ट करते हैं, यूजर इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स आते हैं, यूजर टू यूजर वेरी करती हैं, वो कहलाती हैं सभी फोरग्राउंड प्रोसेसेस। दूसरी जो होती है कैटेगरी वो आती है हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस की। बैकग्राउंड प्रोसेसेस में वो आती हैं प्रोसेसेस दे आर नॉट एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर यूजर, ये किसी एक पर्टिकुलर यूजर से एसोसिएटेड नहीं होती, ये सबके लिए कॉमन चलती हैं। कोई भी यूजर करे सबके लिए कॉमन है, सबके लिए एक जैसा रिजल्ट देंगी, और ना ही यूजर के साथ में कोई इनका प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, बट हैव सम स्पेसिफिक फंक्शन, इनके फंक्शन भी पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुरानी विंडोज हम यूज करते थे, 95 98 मशीन यूज करते थे या अभी भी करते हैं, तो उनमें हम एक की प्रेस करते हैं, कंट्रोल और डिलीट फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता है, कंट्रोल और डिलीट प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या आता है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। और टास्क मैनेजर क्या होता है, टास्क मैनेजर हमें शो करता है कि कौन कौन सी टास्क हमारी रनिंग है और कौन सी टास्क है जो नॉट रेस्पॉन्डिंग है। ये कोई भी यूजर प्रेस करे सबके लिए यही वर्क होता है, यही वर्क परफॉर्म होगा, तो ये यूजर टू यूजर वेरी नहीं करता, ये सभी यूजर के लिए यही वर्क है, यही स्पेसिफिक फंक्शन है जो परफॉर्म होगा। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो होती हैं फिक्स होती हैं और यूजर टू यूजर वेरी नहीं करती, प्रॉपर वे में जो है वही चलेगा। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वो है प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट्स जो होती हैं, और एक प्रोसेस अपनी लाइफ साइकिल में, यानी कि पूरी जब तक प्रोसेस क्रिएट होती है तब से लेकर कंप्लीट होने तक प्रोसेस की प्रोसेस को कहते हैं, ये क्या है उसकी लाइफ साइकिल। तो एक प्रोसेस क्रिएट होने से टर्मिनेट होने तक अपनी पूरी लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस से होके निकलती है, जिसे हम कहते हैं उसकी लाइफ साइकिल या प्रोसेस स्टेट्स। So various stages through which a process pass is called its life cycle, and this life cycle of a process can be divided into several stages called a state, each with certain characteristics that describe the process. हर स्टेट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती हैं, उसकी उस स्टेज को डिस्क्राइब करती हैं। When a process start executing, it goes through one state to another state. जब भी कोई प्रोसेस शुरू होती है वो अपनी एक स्टेज से दूसरी स्टेट के बीच में जाती रहती है, मूव करती रहती है। ईच प्रोसेस में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हर प्रोसेस इनमें से जो मैं आगे आपको स्टेजेस बताने जा रही हूँ, टोटल 5 स्टेजेस हैं, इनमें से किसी भी एक स्टेज के अंदर प्रोसेस हो सकती है। तो सबसे पहली स्टेज जो आती है इन 5 स्टेजेस में वो आती है न्यू स्टेज। ये सबसे पहली स्टेज है और न्यू नाम से ही शो हो रहा है, यानी इस स्टेज के अंदर न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है। तो जब सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो होती है न्यू स्टेज के अंदर। अभी हम डायग्राम समझेंगे, पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं। सेकंड है इसके बाद में रेडी स्टेट।
रेडी स्टेट का मतलब है कि प्रोसेस क्रिएट हो गई, क्रिएट होने के बाद में अब प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में लोड हो गई है, और प्राइमरी मेमोरी में लोड होने के बाद अब वो तैयार है। किस काम के लिए तैयार है? एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। यानी जैसे ही उसे सीपीयू मिलेगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, प्राइमरी मेमोरी में लोड हो चुकी है और उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। अब वो सिर्फ किसका वेट कर रही है? सीपीयू का वेट कर रही है। तो दिस स्टेट indicate that the process has loaded in primary memory and is waiting to be assigned to a processor. इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है स्टेज, वो आती है हमारी थर्ड, रनिंग स्टेट। इसे एग्जीक्यूटिंग भी कहते हैं, रनिंग भी कहते हैं। दिस स्टेट इंडिकेट दैट द इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्राइमरी मेमोरी में लोड होने के बाद में हमारी प्रोसेस अब रनिंग के लिए तैयार थी, रेडी क्यू में आने के बाद में, प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद में। तो अब रनिंग स्टेट का मतलब है उसे सीपीयू मिल चुका है और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। यानी जो इंस्ट्रक्शंस थे वो क्या हो रहे हैं? एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो है वो है वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट का मतलब है कि प्रोसेस रनिंग में थी और बीच में क्या हुआ, उस प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना पड़ा या किसी और इवेंट के अकर होने का वेट करना पड़ा। तो प्रोसेस अगर किसी इनपुट आउटपुट का वेट करती है, किसी इवेंट के अकर होने का वेट करती है, उसके कंप्लीट होने का, तो उस कंडीशन में, या किसी सिग्नल के रिसीव होने का वेट करती है, तो वो आ जाती है वेटिंग की स्टेट में। वेटिंग की स्टेट कंपल्सरी स्टेट नहीं है, प्रोसेस आ भी सकती है इस स्टेट में, नहीं भी आ सकती। लास्ट स्टेट होती है हमारी टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब है यानी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट होने के बाद में फिनिश हो रही है। तो जब फिनिश होगी प्रोसेस तो वो आएगी टर्मिनेटेड स्टेट में। इस स्टेट में प्रोसेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज को वो फ्री कर देगी, जिससे कि वो बाद में फ्यूचर में दूसरी प्रोसेसेस के यूज में आ सके। तो दिस स्टेट इंडिकेट that the process has finished its execution and all the resources allocated are released for future use. तो हमारे पास में ये टोटल 5 स्टेजेस हो गई। कौन कौन सी स्टेजेस हो गई हमारे पास में? अब हम डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो कौन सी थी? न्यू स्टेट। सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट होती है न्यू स्टेट में। क्रिएट होने के बाद में प्रोसेस सबमिट होती है। कहाँ सबमिट होती है? प्राइमरी मेमोरी में सबमिट होती है। सबमिट होने के बाद में प्राइमरी मेमोरी में जब प्रोसेस आ जाती है तो उसे कहते हैं वो कौन सी स्टेट में है? रेडी स्टेट में है। रेडी स्टेट में आने के बाद में प्रोसेस डिस्पैच होती है और प्रोसेस को सीपीयू मिलता है और वो आ जाती है रनिंग स्टेट में या एग्जीक्यूटिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में आने के बाद में देखिए अलग अलग वर्क हो सकते हैं। रनिंग स्टेट में आने के बाद में हो सकता है प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाए, सीपीयू मिल गया प्रोसेस को, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो और एग्जीक्यूट होने के बाद में टर्मिनेट हो जाए। दूसरा काम हो सकता है प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी और बीच में उसे कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए था या किसी और इवेंट के आने का वेट कर रही थी, किसी सिग्नल के आने का वेट कर रही थी और प्रोसेस ब्लॉक हो गई और प्रोसेस कहाँ चली गई? वेटिंग की स्टेट में चलेगी। ब्लॉक्ड और वेटिंग का एक ही मतलब है। तो प्रोसेस ब्लॉक हो गई और जब उसके वो इनपुट आउटपुट हो जाएगा, कंप्लीट इनपुट का वर्क हो जाएगा या आउटपुट का वर्क हो जाएगा या वो सिग्नल मिल जाएगा, जब काम हो जाएगा उसका कंप्लीट तो वापस से वेकअप होगी और प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगी फिर से, जहां से वो फिर से इसको सीपीयू मिलेगा और फिर से एग्जीक्यूट होगी। तो ये वाला साइकिल हमारा चलेगा वापस से। और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि प्रोसेस को सीपीयू मिल गया था, एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम था। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। टाइम शेयरिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जिनमें सभी प्रोसेसेस को इक्वल इक्वल टाइम प्रोवाइड किया जाता है, जो सिस्टम का टाइम शेयर करते हैं। तो हर प्रोसेस को इक्वल टाइम प्रोवाइड करते हैं, तो उतने टाइम के लिए ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और जैसे ही टाइमर कंप्लीट होता है, उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट होता है, प्रोसेस से सीपीयू ले लिया जाता है और प्रोसेस को वापस से क्यू में पीछे जाके
लगा दिया जाता है। तो अगर प्रोसेस टाइम शेयरिंग सिस्टम है तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, टाइमर रन आउट हो गया तो प्रोसेस वापस से रेडी क्यू में पीछे आके लग जाएगी और नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा। फिर टाइमर रन आउट हो जाएगा, वो प्रोसेस पीछे आके लग जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा। तो इस तरह से टाइम शेयरिंग सिस्टम है, तो ये वाला साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में तीन ऑप्शन हो गए थे। रेडी क्यू में आने के बाद में प्रोसेस रनिंग में जाएगी, टर्मिनेट हो सकती है, प्रोसेस रनिंग में जाएगी, ब्लॉक्ड हो सकती है, या प्रोसेस रनिंग में जाने के बाद टाइमर रन आउट हो सकता है। तो तीन अलग अलग ऑप्शन हमारे पास में हो सकते हैं। अब एक और पॉइंट आता है इसमें कि ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि प्रोसेस जो है रनिंग में, हमारे पास में एक बार में एक ही प्रोसेस रनिंग में होगी, लेकिन एक से ज्यादा प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में हो सकती है और वेटिंग में हो सकती है। हमारे पास में प्रोसेसर एक है तो रनिंग यानी एग्जीक्यूशन एक बार में एक ही प्रोसेस का होगा, लेकिन रेडी क्यू में प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, तो उसमें रनिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती हैं। इसी तरह से सॉरी रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती हैं। इसी तरह से वेटिंग में, वेटिंग में भी वेटिंग क्यू बनती हैं अलग अलग, हर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए उसकी सेपरेट क्यू होती है। जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर की सेपरेट क्यू होगी, माउस है माउस की सेपरेट क्यू होगी, कीबोर्ड है कीबोर्ड की सेपरेट क्यू होगी, प्लॉटर है प्लॉटर की सेपरेट क्यू होगी। तो सभी डिवाइसेस की अपनी सेपरेट क्यूज होती हैं, तो वो वेटिंग क्यू अलग बनेगी। तो मल्टीपल प्रोसेसेस वेटिंग में हो सकती हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस रेडी में हो सकती हैं प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन रनिंग में एट अ टाइम एक ही प्रोसेस होगी। ये हमारी 5 स्टेजेस थी प्रोसेस की। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जो आता है वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में पीसीबी। देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, हमारे पास में अपने बात कर रहे हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ हो रही है, जब हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जिनको हम मैनेज कर रहे हैं। अगर एक ही प्रोसेस होती तो इतना मैनेज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, प्रोसेस आती एग्जीक्यूट कराती टर्मिनेट होती और नेक्स्ट प्रोसेस आती फिर उसकी जगह पर। जब हमारे पास में एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो हमें मैनेज कराना है। तो अब उन सारी प्रोसेसेस में कोई प्रोसेस किसी स्टेज में होगी, कोई अभी हमने स्टेजेस पढ़ी 5 स्टेजेस थी, कोई प्रोसेस किसी स्टेज में होगी, कोई प्रोसेस किसी स्टेज में होगी, कोई प्रोसेस किसी और तरह से शेड्यूलिंग कर रही होगी, कोई किसी और एल्गोरिथम को यूज कर रही होगी, किसी के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट चल रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि हर प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सी प्रोसेस क्या वर्क कर रही है और कैसे कर रही है, ये इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में होना बहुत जरूरी है, तभी वो मैनेज कर पाएगा प्रोसेसेस को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस के बारे में एक टेबल जो है वो मेंटेन करता है और हर प्रोसेस के बारे में एक एंट्री उस टेबल के अंदर रखता है। तो जो एंट्री वो हर टेबल के बारे में रखता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक। दोबारा समझते हैं इसको। टू कंट्रोल द वेरियस प्रोसेसेस and to ensure that processes run correctly and states of each processes are independent to each other, the operating system maintains a table called the process table। जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, सारी प्रोसेसेस करेक्टली एग्जीक्यूट हो ये मैनेज करने के लिए, सारी प्रोसेसेस की स्टेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो ये मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल मेंटेन करता है जिसको कहते हैं प्रोसेस टेबल। द प्रोसेस टेबल कंटेन वन एंट्री पर प्रोसेस। उस टेबल के अंदर क्या रख रहे हैं हम, हर प्रोसेस के बारे में एक एंट्री मेंटेन कर रहे हैं। These entries are referred to as process control block or task control block।
इन एंट्रीज को हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कह रहे हैं या टास्क कंट्रोल ब्लॉक, टीसीबी या पीसीबी बोलते हैं। It contains many type of information related with a specific process. इन पीसीबी के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं हर प्रोसेस के बारे में। क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं? सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस नंबर। अब हम हर प्रोसेस, इतनी इतनी सारी प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस के बारे में एंट्री मैनेज कर रहे हैं, तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोसेस का नंबर, हर प्रोसेस को एक नंबर देते हैं जिससे उसे आइडेंटिफाई कर सकें, और उसे कहते हैं प्रोसेस नंबर। तो सबसे पहली एंट्री होती है पीसीबी में प्रोसेस नंबर, प्रोसेस का नंबर क्या है। फिर आती है प्रोसेस स्टेट। अभी हमने प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ी थी, 5 स्टेजेस थी प्रोसेस की। तो न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है या टर्मिनेटेड है। तो कौन वो प्रोसेस जिसके बारे में आप एंट्री कर रहे हो पीसीबी में, वो प्रोसेस किस स्टेट में है, वो स्टेट की एंट्री पीसीबी में होती है। प्रोसेस, ये एंट्री टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जैसे जैसे प्रोसेस अपनी स्टेट चेंज करती है पीसीबी में, ये एंट्री भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या काउंट करने का काम करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा है, प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको ही हम प्रोसेस कह रहे हैं। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को डिनोट करता है। तो द काउंटर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे सीपीयू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होते हैं ये नंबर्स में और टाइप में वेरी कर सकते हैं, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। इनके अंदर क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेटर्स हो सकते हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स हो सकते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो जो भी रजिस्टर वो प्रोसेस यूज कर रही है, उन रजिस्टर के बारे में डिटेल्स यहाँ पर मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग। जो भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो प्रोसेस यूज कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर्ड होती है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड अ प्रोसेस प्रायोरिटी, पॉइंटर टू द शेड्यूलिंग क्यू एंड अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। नेक्स्ट है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो भी मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, पेजिंग यूज कर रहे हैं, सेगमेंटेशन यूज कर रहे हैं, ये मेमोरी मैनेजमेंट में भी आगे आप पढ़ेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, तो उन टेक्निक के बारे में डिटेल्स जो है वो यहाँ पर स्टोर्ड होती है, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं और क्या उसकी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन आती है जो कि कैलकुलेटिव होती है, जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे एक्चुअल सीपीयू टाइम यूज्ड, कितना सीपीयू टाइम यूज किया एग्जीक्यूशन में, टाइम लिमिट कितनी है किसी भी चीज की, जॉब और प्रोसेस नंबर, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन जिन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आती है। और फिर इसके बाद में लास्ट आती है आपकी इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। इसमें आती है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो एलोकेट की हुई हैं इस प्रोसेस को, कितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट है, ओपन फाइल्स कौन सी हैं जो प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी पीसीबी के अंदर स्टोर्ड होती है। तो ये टोटल 7 8 इंफॉर्मेशन हैं जो पीसीबी मेंटेन करता है हर प्रोसेस के बारे में। ये टोटल एक एंट्री है हर प्रोसेस के बारे में, ये इतनी एंट्री मैनेज की जाती है। तो एक टेबल है, उस टेबल के अंदर हर प्रोसेस की ये 8 एंट्रीज मेंटेन करनी ही है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे कि हर प्रोसेस की डिटेल उसे पता रहे। और इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती हैं, जैसे मैंने बताया था प्रोसेस स्टेट है तो वो चेंज होती रहेगी, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन है, कभी कोई डिवाइस एलोकेटेड है, थोड़ी देर बाद वो डिवाइस डी एलोकेट कर दी जाएगी, फ्री कर दी जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम वेरी करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सारे इंफॉर्मेशन मैनेज करके रखता है और उसको देखता रहता है। तो एक तरह से एक रिपोजिटरी की तरह से पीसीबी क्या है, एक रिपोजिटरी की तरह से, एक स्टोरेज की तरह से
काम कर रहा है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है प्रोसेस के बारे में। अब इसके बाद में एक टॉपिक और लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इनिशियलाइजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के साथ ही कैसे करते हैं, आप पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर की, और पावर ऑन करने के साथ ही सिस्टम में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। कौन सा वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जो बूट स्ट्रैप लोडर पर होता है। तो इसको कैसे कैसे होता है, कैसे वर्किंग होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इनिशियलाइज होता है, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। व्हेन की पावर ऑन द कंप्यूटर, द फर्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड एट बूट स्ट्रैप एड्रेस। सबसे पहले क्या होता है, पावर ऑन होते से ही बूट स्ट्रैप एड्रेस पे जो प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। दिस इज एग्जीक्यूटेड बाय हार्डवेयर बूटस्ट्रैप सीक्वेंस। बूटस्ट्रैप सीक्वेंस जो है उसके थ्रू ये एग्जीक्यूट होता है। द फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट टू सपोर्ट दिस कंप्यूटेशन मॉडल। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज लोडेड इन द प्रोग्राम काउंटर। सबसे पहला प्रोग्राम जो उसका इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाता है। Once the operating system loaded, it take control of all hardware resources, initialize various device status, process states, etc. जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, फिर वो जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी प्रोसेसेस हैं, सबका होल्ड वो क्या कर लेता है, अपने हाथ में ले लेता है। When bootstrap code is executed, an initial process is defined. This initial process is just a name to specify the program execution before operating system take over the control of machine. तो initialization क्या है, initialization मतलब एक word है जिसको हम यूज करते हैं जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। बूटिंग की प्रोसेस जो होती है, यानी जैसे सबसे पहले जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हुआ और उसने सारे कंट्रोल अपने हाथ में लिए, उससे पहले का टाइम जब बूट स्ट्रैप लोडर से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हुआ, उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं, इनिशियलाइजेशन वाला टाइम। अब एक वर्ड आता है प्रोसेस एड्रेस स्पेस। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम पहले पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम सीपीयू शेड्यूलिंग वाले पॉइंट पे आएंगे। प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या होती है, जब हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो राइट करने के टाइम पे क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। प्रोग्राम वो प्रोग्राम के अंदर ऐड होती हैं, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में चेंज होता है। उसके अंदर वो फाइल जो है, लाइब्रेरी फाइल है, वो लिंक होती है। उसके अंदर उसका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है। वो सारी लाइब्रेरी फाइल्स, वो सारी जो फाइल लिंक हुई, उन सबको मिला के जो एड्रेस पूरा बनता है उसको बोलते हैं प्रोसेस एड्रेस स्पेस। देखिए, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में प्रोग्राम क्या है, एक तरह की पैसिव एंटिटी जिसके अंदर आपने क्या एक कोड लिखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने लिख दिए। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपने क्या किया, बाद में जब आपने एग्जीक्यूट कराया तो उसके अंदर जो लाइब्रेरी फाइल्स थी, जो हेडर फाइल्स थी, वो सब फाइल्स ओपन हुई, वो सारी फाइल्स के नाम, वो सारी फाइल कॉल हुई। तो वो जो पूरा एड्रेस स्पेस वहां पर बन रहा है वो कहला रहा है प्रोसेस एड्रेस स्पेस। तो व्हेन वी राइट प्रोग्राम, वेरी फ्रीक्वेंटली वी यूज डिफाइंड लाइब्रेरीज। व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, then an executable program is prepared by linking the modules. The procedure for linking the modules define a linear address space in which all parameters of computation are referred. Thus, address space is a set of location used by process to reference. The address space defines all the logical entries used by process and specifies address by which they are referred. तो एड्रेस स्पेस के अंदर क्या क्या आ गया, देखिए हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, जो प्रोग्राम आप लिखते हो ना, जो कोड आप लिखते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आपने सी में, सी प्लस प्लस में किसी में प्रोग्राम लिखा होगा तो किस में लिखते हैं, सोर्स प्रोग्राम। जैसे जो कोड लिखते हो उसे कहते हैं हम सोर्स प्रोग्राम। फिर सोर्स प्रोग्राम को आप क्या करते हो, कंपाइल कराते हो। तो कंपाइल कराने के टाइम पे ट्रांसलेटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे क्या करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है
और वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बन जाता है। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बनने के बाद में फिर क्या करता है, लिंकेज एडिटर उसके साथ में जो लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल जो आपने ऐड की है उसमें, उन फाइल को लिंक कर देता है उसमें। लिंक करने के बाद अब वो बन जाता है हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्राम। एब्सोल्यूट प्रोग्राम को लोडर क्या करता है, मेमोरी में लोड कर देता है, और अब वो बन जाता है हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या है, हमारी बाइनरी फाइल है, ये ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, और इसके साथ में हमारी लाइब्रेरी फाइल्स भी ऐड हो चुकी हैं। अभी हमारे मेमोरी में जो प्रोग्राम आया है, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ये जो एड्रेस जो आ रहा है, ये क्या है, हमारा एड्रेस स्पेस, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, जिसमें सारी चीजें आ रही हैं। बाइनरी कोड आ रहा है, जो आपकी फाइल्स हैं वो फाइल लिंक होके आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। तो ये क्या है, एड्रेस स्पेस इसका, प्रोसेस का। अब इसमें दो वर्ड्स और हैं, प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन एंड रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन। देखिए, when a process need a resource for its execution and if the resource are not available, then it is possible the resource are available and at the same instant two or more process demand है। ऐसा पॉसिबल होता है कि कभी किसी प्रोसेस को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, और वो रिसोर्स उसे अवेलेबल नहीं होता, तो प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, यानी कि वेटिंग में चली जाती है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। और ऐसा पॉसिबल भी होता है कि रिसोर्स जो है उस समय अवेलेबल ना हो, क्योंकि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस उसके लिए डिमांड कर रही हो। द प्रोसेस विच विन द रिसोर्स एलोकेशन कंपटीशन इज एलोकेट द रिसोर्स एंड अदर वेट फॉर द चांस टू गेट द रिसोर्स। जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस जब किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, तो उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, और जो प्रोसेस विन करती है उसको रिसोर्स मिल जाता है। दूसरी प्रोसेस क्या करती है, वेटिंग करती है अपने चांस का, कि जब उसे दोबारा रिसोर्स मिलेगा। दस द डिमांड एंड दस द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू कीप ट्रैक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन डिमांड एंड ऑलरेडी एलोकेटेड। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है किस किस चीज का, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने डिमांड में हैं, और कितने ऑलरेडी एलोकेटेड किए हुए हैं। दिस ट्रैकिंग इज पॉसिबल बाय रिसोर्स एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्टर। ये ट्रैकिंग कैसे पॉसिबल है, इसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्टर एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर मतलब जो डिस्क्राइब कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को। The process descriptor is basically a data structure which keep detail related to the state of the process. जो प्रोसेस डिस्क्रिप्टर है वो प्रोसेस के बारे में डिटेल्स मेंटेन कर रहा है। क्या क्या डिटेल्स मेंटेन कर रहा है प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस रजिस्टर काउंटर, व्हेन द प्रोसेस वाज लास्ट सस्पेंडेड, प्रोसेस लास्ट सस्पेंड कब हुई थी, प्रोसेस की स्टेट्स क्या है, प्रोसेस की मेमोरी स्टेट क्या है, रिसोर्स ऑलरेडी कौन कौन से एलोकेट किए हुए हैं प्रोसेस को, रिसोर्स कौन कौन से प्रोसेस को रिक्वायर्ड है, और एक्सपेक्टेड टाइम क्या है जब तक वो रिसोर्स उस प्रोसेस को अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस डिस्क्रिप्टर जो है उसके अंदर मेंटेन किए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन। रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। भाई हमने फर्स्ट क्लास में भी बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रिसोर्स मैनेजर की तरह से ही वर्क करता है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको वो क्या करता है, मैनेज करने का काम भी करता है, और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, ये काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जब किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो वो रिसोर्स उस प्रोसेस को एलोकेट कराए जाए, और जब रिक्वायरमेंट नहीं हो तब वो रिसोर्स उस प्रोसेस से रिलीज कराए जाए। ये काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। हमारे पास में रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं रीयूजेबल रिसोर्सेज, जैसे कि प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, जिनको एक बार एलोकेट कर दिया, फिर हम उसके बाद उन्हें फिर दोबारा से वो वापस आ जाते हैं हमारे पास में, एक बार यूज करने के बाद में फिर हम दोबारा यूज उनको एलोकेट कर देते हैं दूसरी प्रोसेसेस को। और कुछ ऐसे होते हैं जो कंज्यूमेबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोई डेटा का इनपुट, जो एक बार इनपुट आ गया,
यूज हो गया, उसके बाद फिर दोबारा चाहिए तो फिर से इनपुट देना पड़ेगा। तो कुछ चीजें, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, रिसोर्स तो वो हर चीज को कहा जाएगा जिसको यूज करके हम काम कर रहे हैं। तो इनपुट डेटा भी एक तरह का रिसोर्स है, और प्रिंटर भी एक तरह का रिसोर्स है। लेकिन प्रिंटर कैसा है? रीयूजेबल रिसोर्स है। इनपुट डेटा कैसा है? कंज्यूमेबल रिसोर्स है। तो ये क्या है हमारे, इस तरह से इन सभी रिसोर्सेज को लेकिन मैनेज करने का काम किसका है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, प्रोसेस हायरार्की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे सिस्टम में, जैसे कि यूनिक्स है, लिनक्स है, या बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनमें कि प्रोसेस मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग सिस्टम्स चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरह का इससे मैनेज करता है कि प्रोसेसेस को क्रिएट कर सके, प्रोसेसेस को किल कर सके। और कई बार क्या होता है, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को क्रिएट करने का भी काम करती है। तो इनिशियल प्रोसेस होती है वो दूसरी प्रोसेसेस को क्रिएट करने का काम करती है। तो जो इनिशियल प्रोसेस होती है उसे पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं, और जो दूसरी प्रोसेस होती है उसको चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो इस तरह की प्रोसेसेस को हम बोलते हैं इस तरह से, और वो प्रोसेस फर्दर फिर दूसरी प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकती है, तो उसे बोलते हैं हम प्रोसेस हायरार्की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नीड सम वे टू क्रिएट एंड किल processes. When a process is created, it creates another process, which in turn creates some more processes, and so on. Thus, it forming process hierarchy and process tree. In this hierarchy, a child process can have only one parent process, whereas a parent process can have multiple child process. एक पेरेंट प्रोसेस की मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस हो सकती है, जबकि एक चाइल्ड प्रोसेस की एक ही पेरेंट प्रोसेस होगी। इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अ प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय फॉक सिस्टम कॉल एंड टर्मिनेटेड बाय एग्जिट। और यूनिक्स के अंदर क्या यूज करते हैं कमांड? जब क्रिएट करना होता है किसी सिस्टम को तो फॉक यूज करते हैं, और जब हमें टर्मिनेट करना होता है तो एग्जिट यूज करते हैं। When Unix operating system get started, a special process in it start running, then it fork off, create वन प्रोसेस पर टर्मिनल। जब यूनिक्स के अंदर हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट करने के टाइम पे क्या होता है, जितने भी टर्मिनल है, एक सर्वर है बाकी सब क्लाइंट है, तो जितने भी क्लाइंट्स हैं सबके ऊपर फॉर्क ऑफ जो है वो प्रोसेस क्रिएट होती है। वो क्या करता है? प्रोसेस क्रिएट होती है, और उससे क्या होता है, सबके पास में लॉगिन का कमांड जाता है। अब सब अगर सही लॉगिन डालते हैं तो क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है, और एक्सेप्ट होने के बाद में आगे फर्दर नई प्रोसेस क्रिएट होने शुरू हो जाती हैं। और अगर गलत डालते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं होता है, तो आपके पास में आ जाता है कि यूजर आईडी पासवर्ड इज गलत, इज रॉन्ग। तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही आगे के कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये के बेसिक इंट्रोडक्शन था इनका। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट होगा, कि प्रोसेस जब मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे पास में हैं तो उनको शेड्यूल कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन सी एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं, वो हम डिटेल में इसमें आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।